नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीए चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये, जिसमें आर्टिकल है भारत और भूटान के संबंधों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल मैंने बताया था आपको कि जाति जो सर्वे हुआ है बिहार में, उसके साथ साथ बिहार में जातियों का इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर अब बात की जा रही है 75% रिजर्वेशन की, अगर जनरल को 10% मिला ले तो ईडब्ल्यूएस के साथ में, वरना 65% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसके प्लस और माइनस में आपको पॉइंट तैयार करके रखने चाहिए। आज आपको कुछ और डेटा मैं इससे संबंधित दे दूंगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी जॉब का डेटा दे दूंगा, जिससे क्या होगा, जब आप इसके पक्ष में पॉइंट लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भले ही ईबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने से उनका प्रभुत्व ज़्यादा नहीं हो जाता है। आपको ये बताना पड़ेगा। और किस प्रकार से बता सकते हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा डेटा और फैक्ट के साथ। आपको बताना पड़ेगा कि भले ही ईबीसी वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी वो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों में शामिल है। आपको ये बताना पड़ेगा कि एससी वर्ग की संख्या भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो समाज के पिछड़े वर्गों में शामिल है। ओबीसी है, वो भी समाज के पिछड़े वर्गों में शामिल है। जो जनरल कास्ट है, भले उनकी आबादी 15% ही हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में और अन्य बड़े ऊंचे पदों पर उनका प्रभुत्व जो है ये ज़्यादा है। ये आपको कहाँ से बताना पड़ेगा, फैक्ट और डेटा के साथ बताना पड़ेगा। तो आपको प्लस और निगेटिव दोनों पॉइंट तैयार कर रखने चाहिए। कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या जनरल बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से नहीं होता है। रिजर्वेशन से पहले भी तो लोग तैयारी करते थे, 1992 से पहले भी लोग एग्जाम देते थे, 1992 के बाद भी दे रहे हैं, और अगर ये चीज़ लागू हो जाता तो उसके बाद भी देंगे। कोई खास असर नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। ये सरकार की नीति होती है, सोशल जस्टिस के लिए सरकार ये चीज़ करती है कि सामाजिक न्याय के लिए कई सारे लोग जो दबे कुचले हैं बरसों से, उनको ऊपर लाने की कोशिश ज़रूर करती है। तो देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ को जब आप बोलते हैं तो तर्कों के साथ बोलिएगा हमेशा। तर्क का मतलब क्या होता है कि आप जो बोलते हैं उस पॉइंट में दम होना चाहिए। मैं आपको कुछ आंकड़े और डेटा पढ़ा देता हूं, लेकिन उससे पहले भारत और भूटान संबंध को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कल मैंने आपको सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी पढ़ा दिया था कि गरीबी का आंकड़ा क्या है। कदाचित सभी वर्ग में गरीब बहुत संख्या में ज़्यादा हैं, उनका जरूर निवारण होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में एक इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर लेते हैं आज। क्या है वो, तो है भारत और भूटान के संबंध। भूटान के जो राजा हैं वो भारत आए थे और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। और इसके साथ साथ क्या है, भूटान और चीन के बीच में सीमा वार्ता की भी चल रही है कोशिश। सीमा वार्ता को सुलझाने की, जो सीमा विवाद है उनको सुलझाने की कोशिश चल रही है। तो जरा हम देखते हैं कि भूटान जो है वो हमारे साथ किस प्रकार का संबंध है। हाल ही में भारत और भूटान ने भूटान के राजा के भारत यात्रा के दौरान व्यापार और साझेदारी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने, सीमा में इमिग्रेशन पोस्ट को आधुनिक बनाने पर सहमति व्यक्त की है कि सीमा वो इमिग्रेशन पोस्ट जो है इसको आधुनिक बनाया जाए, व्यापार और साझेदारी भी बढ़ाया जाए। अगर आप भूटान का लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये नेपाल है, ये सिक्किम है, और ये भूटान आपको दिख रहा होगा बीच में छोटा सा। भूटान 3 तरफ से चीन से घिरा हुआ है, बाकी हिस्सों से भारत से घिरा हुआ है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्यों की सीमा भूटान से लगती है ये आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए कि भूटान से किस किस राज्य की सीमा लगती है। चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने पर सहमत हुए हैं, जिससे भूटान में गेलफू तथा असम में कोकराझार के बीच में 58 किलोमीटर तक सीमा पार रेल लिंक का विकास किया जाएगा। गेलफू कहाँ पर है ये, तो ये भूटान में है, और असम का कोकराझार आपने सुना ही होगा, कोकराझार इलाका है, वहाँ तक 58 किलोमीटर तक का रेल लिंक प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भूटान के समत्से और पश्चिम बंगाल के चाय बागान के क्षेत्र में बनारहाट के बीच में 18 किलोमीटर लंबे दूसरे रेल लिंक लाइन की खोज करने की योजना बनाई जा रही है। तो बनारहाट जो है उसके बीच में भी रेल लाइन बनाया जाएगा चाय के लिए। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों पक्षों ने इस परियोजना का समर्थन करने के लिए सीमा और इमिग्रेशन पोस्ट को आधुनिक बनाने पर चर्चा की है। यह सीमा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। व्यापार और कनेक्टिविटी में कौन कौन से काम कर रहे हैं दोनों देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और भूटान संबंध इस बार के लिए जो भी 69 या 70 बीपीएससी देने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है भूटान। ओके, दोनों देश व्यापार के बाद वस्तुओं को पश्चिम बंगाल के हल्दीबारी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक ले जाने की अनुमति देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए हैं। कहां से कहां तक, देखिए, पश्चिम बंगाल के हल्दी घाटी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक ले जाने की अनुमति देकर एक BBIN प्रोजेक्ट चल रहा है। BBIN भारत, बांग्लादेश और नहीं, एक मिनट रुक जाइए, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल,
इनका क्या है, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप इस एरिया को तो यहाँ पर देखिए ये चारों के चारों देश जो हैं ये एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं। अगर चाइना को छोड़ दे तो ये देश जो हैं ये अलग किस प्रकार से हैं, बस राजनीतिक सीमा ही तो है, बाकी कोई सीमा नहीं दिखेगी आपको। कल्चर भी एक ही जैसा दिखेगा, लोग भी एक ही जैसे दिखेंगे, भाषा भी एक ही जैसा दिखेगा। जैसे अपना सिक्किम राज्य जो है उसमें नेपाली भाषा बोली जाती है प्रमुख रूप से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि BBIN का तात्पर्य है कि ये जो 3 देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत, 4 जो देश हैं ये आपस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपस में ट्रांसपोर्ट को और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गाड़ी अगर नेपाल से चलती है तो बिना रोक टोक के बांग्लादेश जा सके, कोई भूटान से चलती है तो बिना रोक टोक के भारत में आ सके जिस तरफ से उसको आना हो, या कोई बांग्लादेश से चलती है उसको नेपाल जाना है तो वो बिना रोक टोक के जा सके। इसके लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। IMF ने भी बोला था कि अगर भारत जो है वो अपने आस पड़ोस के देशों में अपनी कनेक्टिविटी को सुधार कर लेगा तो भारत के GDP जो है वो दक्षिण एशिया की जो GDP है, खासतौर से इस क्षेत्र की, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इस क्षेत्र की GDP वो बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है, क्योंकि कॉमन मार्केट हो जाएगा इन सभी के लिए। ओके, इमिग्रेशन और चेक पोस्ट है अगला पॉइंट। असम और भूटान के दक्षिण पूर्वी जिलों के बीच दरंग समद्रुप जो खार सीमा में एक इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में नामित किया जाएगा। इससे न केवल भारतीय भूटानी नागरिक बल्कि तीसरे देश के नागरिकों को भी इस क्षेत्र प्रवेश करने और बाहर आने की अनुमति मिलेगी, पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आपको एक पता होना चाहिए कि भूटान जब आप जाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको फेस पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इकोलॉजी को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो अपने यहाँ 70% से ज़्यादा वन और इकोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं। अपने यहाँ कितना है, नीति तो 33% ही है। तो सोच सकते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए जब आप भूटान जाते हैं तो आपको घूमने फिरने का पर डे का एक टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसको भूटानी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले बढ़ाया भी था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, भूटानी सेज परियोजना के लिए समर्थन। दोनों पक्ष दादगिरी, कौन सा जगह, दादगिरी, देखिए कितने सारे जगहों के नाम आ रहे हैं। मौजूदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट में अपग्रेड करने के साथ साथ गेलफू में भूटानी पक्ष पर सुविधाओं के विकास के साथ व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी सहमत हुए हैं। अगला है जो भारत के भूटानी विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना के लिए समर्थन को दर्शाता है। अगला है भारत ने 13वीं पंचवर्षीय योजना पर विशेष ध्यान देने के साथ भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपना समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यह उसके मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति अस्थायी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत का 4,500 करोड़ रुपए का योगदान भूटान के कुल बाह्य अनुदान का 73% था। आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना जब चलती थी भारत में तो उसके द्वारा भारत सरकार क्या करती थी, फंड बनाकर भूटान को समर्थन देती है हमेशा से, और अभी भी बजट में अपने होता है भूटान के लिए हर वर्ष प्रावधान होता ही है कुछ न कुछ रुपया। ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है भूटान ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन करने तथा दिल्ली में घोषणा में उल्लेखित आम सहमति व रचनात्मक निर्णयों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रशंसा की है। भूटान ने G20 विचार विमर्श में ग्लोबल साउथ देशों के हितों व प्राथमिकताओं को एकीकृत करने के लिए भारत के समर्पण की भी सराहना की है। भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी भी हम लोग चल रहे हैं। किस प्रकार से ऊर्जा साझेदारी, तो भूटान में पनबिजली परियोजनाओं की बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है तो गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर संभावना है पनबिजली की। मांगेछू, ब्यूछू, बहुत सारी ऐसे परियोजनाएं हैं जो भारत और भूटान के बीच में चल रही है। 1020 मेगावाट के पुनांगसांगसा छू 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया है। इसके वर्ष 2024 में शीघ्र प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। भूटान मौजूदा ऊर्जा साझेदारी को हाइड्रो से गैर हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा तक विस्तारित करने के लिए समझौता हुआ है। मतलब अभी हम केवल हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, अब हम गैर हाइड्रो एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स हैं प्रकृति के, उस पर भी हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी संबंधित हरित पहल भी शामिल है। इसमें भी भारत और भूटान मिलकर काम करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है। ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद करना, भूटान के राजा ने ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद किया जो 2003 में भूटान के दक्षिणी क्षेत्र में असम अलगाववादी विद्रोही समूह के खिलाफ रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। दरअसल होता क्या था, तो अपने भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसमें बहुत ज़्यादा अशांति थी पहले उग्रवाद के कारण से। तो असम के जो विद्रोही होते थे वो कहाँ भाग जाते थे, भूटान भाग जाते थे। तो भारत सरकार ने भूटान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। ऑपरेशन ऑल आउट क्या था कि सबको खत्म करो। तो वो दूसरे देश भाग जाते थे तो भारतीय सेना तो नहीं जा सकती थी, तो भूटान की रॉयल आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन किया और जो असम के विद्रोही थे जो वहां पर भाग के गए थे उग्रवादी, उनको समाप्त किया गया। तो ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा इसी तरह का ऑपरेशन भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ भी मिलकर किया था। इसी तरह का ऑपरेशन भारत सरकार ने म्यांमार के साथ भी मिलकर किया था। किसके लिए, तो उग्रवादियों को निपटाने के लिए। और लगभग में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद जो है वो खत्म के कागार पर है, लगभग में तो खत्म ही हो गया है। भारत के लिए भूटान का क्या महत्व है, तो रणनीतिक महत्व है बहुत ज़्यादा।
चीन के और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में कौन सा स्टेट काम करता है, तो ये काम करता है आपका भूटान। बफर स्टेट के रूप में नेपाल और भूटान काम करते हैं। भारत ने भूटान को उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सड़क व पुल जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव में सहायता की है। 2017 में भारत और चीन के बीच में डोकलाम गतिरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2017 में जो आपको पता ही है डोकलाम में चीन आ गया था, तो इधर भूटान है, तो भारतीय सैनिक इधर से भूटान में प्रवेश करके भी यहाँ से भी उन्होंने कतारबद्ध बनाया था और यहाँ से ही बनाया था, जिसलिए डोकलाम जो है वो सामरिक रूप से हमारे लिए मजबूत था कि हम मजबूत स्थिति में थे वहाँ पर, क्योंकि तीन तरफ से हम घेर कर बैठे हुए थे। और दरअसल डोकलाम जो विवाद था वो इसी का विवाद था कि जो चीनी आर्मी थी, जो पीपुल लिबरेशन आर्मी है वहाँ की, वो क्या कर रही थी, तो भूटान के सीमा के नज़दीक तक अपना सड़क का निर्माण कर रही थी। उसी को रोका था हमने, जिसको लेकर स्टैंड ऑफ की घटना देखी गई थी। आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रमुख निर्यातक गंतव्य भी है। भूटान की जल विद्युत क्षमता देश के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत भूटान की जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने में भी सहायता कर रहा है। भारत भूटान को उसकी विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सांस्कृतिक महत्व भी है। भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं, क्योंकि दोनों देश मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत ने भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी सहायता प्रदान की है। कई भूटानी छात्र भारत भी आते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। पर्यावरणीय भी महत्व है। भूटान विश्व के उन देशों में से एक है जो कार्बन तटस्थ है, यानी कि जितना कार्बन का भूटान उत्पादन करता है उससे ज़्यादा का वो क्या करता है, सोख लेता है पर्यावरण से, यानी कि कार्बन रूप से पॉजिटिव देश है। और इसके लिए ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स रखता है। ये जीडीपी का नहीं देखता है, पैसा नहीं देखता है, ये देखता है कि इसके देश के लोग कितने खुश हैं। जीएचपी, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। भूटान एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो अपने जनता की खुशी को पैसे में नहीं तौलता है। किस में तौलता है, तो हैप्पीनेस में तौलता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? अगला है भारत भूटान संबंध में चुनौती क्या है? तो चीन का बढ़ता प्रभाव एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसको पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। भूटान, विशेषकर भूटान चीन के बीच विवादित सीमा पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है और भारत भूटान का सर्वाधिक निकट सहयोगी रहा है तथा इसने भूटान की संप्रभुता सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है। अगला क्या है? सीमा विवाद। भारत और भूटान में 700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जहां पर माहौल काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में चीनी सेना द्वारा सीमा पर घुसपैठ की कुछ घटनाएं हुई हैं। 2017 में डोकलाम गतिरोध भी हुआ था, ट्राई जंक्शन पर ही हुआ था। और अगला क्या है? जल विद्युत परियोजना है। भूटान का जल विद्युत क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ है तथा भारत इसके विकास में एक प्रमुख भागीदार भी रहा है। हालांकि भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की शर्तों को लेकर चिंताएं व्याप्त हैं, जिन्हें भारत के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। इसके कारण भूटान में इस क्षेत्र में भारतीय भागीदारी का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। व्यापार संबंधी भी कुछ मुद्दे हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक का योगदान है। भूटान में 80% सामान कहाँ से जाता है? तो एक ही देश से जाता है, भारत से। हालांकि व्यापारिक असंतुलन के कुछ चिंताएं जरूर हैं। भूटान निर्यात की तुलना में भारत से अधिक आयात करता है। भूटान अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच की मांग कर रहा है, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त हो सके। तो वो मांग कर रहा है कि भाई साहब हम केवल खरीदेंगे थोड़े ना, हम बेचेंगे भी थोड़ा बहुत, तो आप हमें और छूट दीजिए बेचने की। और हम उनको बोल रहे हैं कि ठीक है आइए बेच लीजिएगा। और ये चीज़ था भारत और भूटान के संबंध कुछ चुनौती और उससे जुड़े हुए कुछ आपको फैक्ट बता दिए हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। G7 मीट अपील फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाजा। G7 का मीट कहाँ पर हो रहा है? तो टोक्यो कहाँ पर? तो जापान में G7 का बैठक हो रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने बात की ह्यूमैनिटेरियन पॉज की। देखिए युद्ध विराम नहीं है, ये मानवीय सहायता देने के लिए एक पॉज की बात की जा रही है युद्ध में। समझिए स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। G7 जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वो भी इस युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं। वो जो गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है, बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, कोई गिनती नहीं, इतने सारे लोग मरे हैं। हॉस्पिटल से लेकर जहाँ जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर बमबारी की गई है, बहुत सारे लोग मरे हैं। तो इसका मुख्य रूप से ये था कि आपको ये बताना था मुझे कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो होता है ये युद्ध विराम नहीं होता है। ह्यूमैनिटेरियन पॉज का मतलब होता है कि मानवीय सहायता हमें देनी है, फिर आप युद्ध को शुरू कर सकते हैं। अगला चलते हैं बिहार के कास्ट सेंसस जुड़े हुए जो और भी चीज़ें हैं उसको मैं अभी डिटेल बता देता हूँ, ताकि आपका पॉइंट जो है वो मजबूत हो जाए और आपको फैक्ट और डेटा के साथ मिल सके पॉइंट। उससे पहले इस छोटे से न्यूज़ के देख लीजिए कि बहुत सालों से दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा स्तर खतरनाक हो जाता है। अक्टूबर महीने में पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट सोच रही है, क्या सोच रही है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाया जाए। आपको पता ही है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, आयोडीन वाला सिल्वर का उपयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ किसके लिए? तो आर्टिफिशियल रेन करने के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। दिल्ली सरकार पहली बार सोच रही है, पता नहीं क्यों नहीं सोच रही। आपको पता है कि दिल्ली में विंटर का जो ठंड की छुट्टी होती है उसका ऐलान हो गया है। आज से ही छुट्टी का ऐलान हुआ है 19 तारीख तक का। तो ठंड भी पहले आ गई दिल्ली में,
क्यों आ गई पहले? तो इस पॉल्यूशन के कारण से सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है अंदर, इस कारण से ठंड भी पहले आ गई। तो आर्टिफिशियल रेन किसकी मदद से की जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। काफ़ी खर्चीला प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए ऊपर में बादल भी मौजूद होने चाहिए, तभी जाके जो आर्टिफिशियल रेन होता है वो संभव हो पाता है। चलिए बिहार के डेटा को दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने एक जगह से लिया है कि बिहार जाति सर्वेक्षण का आज राज्य विधानसभा के पटल पर चर्चा हो गया था। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके मुताबिक बिहार में सामान्य वर्ग के 6,41,241 व्यक्तियों के पास 281 व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरी है। वहीं बिहार की कुल आबादी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15% है। 15% जिनकी हिस्सेदारी है उनके पास कितनी नौकरी है? तो 6,41,000। अगला है कि बिहार सरकार के जाति सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 3.19% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। गला बहुत ज़्यादा खराब है तो इसको ज़रा सा इग्नोर कीजिएगा। इसी तरह बिहार की कुल पिछड़ी जातियों में 6,21,481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, राज्य में आबादी 15%, सरकारी नौकरी कितनी? तो 6,41,281। बाकी जो रेस्ट हैं उनके पास 6,21,481 नौकरी ही है सरकारी। तो ये क्या बताता है कि भले ही संख्या ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो उनका प्रतिनिधित्व है, जो उनका प्रभुत्व है, वो काफ़ी कमज़ोर है। बिहारी कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 27% से थोड़ी सी ज़्यादा है। राज्य सरकार के जाति सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की 1.75% आबादी सरकारी नौकरी में है। 1.75% ही आबादी ओबीसी का किस में है? तो गवर्नमेंट जॉब में है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति की तो कुल 2,91,004 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। बिहार में अनुसूचित जाति के करीब 20% हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ग में 1.13% के पास सरकारी नौकरी है। 1.13। बिहार का सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के 30,164 लोगों के पास ही मात्र गवर्नमेंट जॉब है। आगे मैं और डेटा के साथ आपको स्पष्ट रूप से दिखाता हूं, आप देखिएगा बस ध्यानपूर्वक। देखिए अगर जनरल कास्ट में बात करें तो भूमिहार के पास कितना है सरकारी नौकरी में? तो 1,87,256 है। 4.9% भूमिहार जो होते हैं, जितनी उनकी आबादी है उसकी तुलना में क्या इसमें है? तो गवर्नमेंट जॉब में है। अगर जनरल कास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किनके पास है? कायस्थ के पास में आ जाता है। कायस्थ में देखेंगे 6.5% ज़्यादा जो कायस्थ हैं उनकी आबादी की तुलना में वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। भूमिहार भी जो है 4.5% से ज़्यादा है, तो लगभग 5% ही है। ब्राह्मणों में कितना है? तो 3.60% है जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है। राजपूत में देखेंगे तो 3.81% है। शेख में देखेंगे तो 0.7% है इनकी आबादी की तुलना। पठान में भी 1.07% है और सैयद में 2.42% है। शेख सैयद जो है पठान है, ये किस में आते हैं? जनरल में आते हैं, मुस्लिमों में। बिहार पिछड़ा वर्ग के पास 6,21,481 नौकरियां हैं। अब यहीं पर डेटा से आपको तर्क मिलेगा कि भले ही संख्या किसी की भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो किसी के पास भी 4% से ज़्यादा जो है वो सरकारी नौकरी नहीं है। देखिए यादव के पास अगर हम लोग बात करें तो आबादी का 14.27% है, लेकिन नौकरी कितना है? तो मात्र 1.5% के आसपास में ही इनके पास सरकारी नौकरी है। जबकि लालू जी के ज़माने में बहुत सारे यादवों को नौकरी दी गई, तब ऐसी हालत हो रखी है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आपको इस तरह के पॉइंट चाहिए होता है। कल भी मैंने बताया था कुछ पॉइंट, बहुत सारे लोग तो नाराज़ भी हो जाते हैं, क्या बता रहे क्या नहीं। एक मुझे बोल रहा था दक्षिण पंथी है आप, 2 दिन पहले कोई मुझे बोला था वामपंथी है आप। मैं किसी पंथी में नहीं हूँ, दोनों हाथ मेरे बिल्कुल सही चलते हैं, दायां बायां दोनों, तो बिचला वाला हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुशवाहा में किसने आते हैं? तो 4.21% आबादी है इनकी और 2.5% के 2.04% के आसपास में इनके पास नौकरी है। कुर्मी की अगर बात करें तो 2.88% ही हैं ये जनसंख्या के, लेकिन सरकारी जॉब में कितना है? 3.11% है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद इस जाति की थोड़ी सी प्रभुत्व जो है वो बढ़ी है दक्षिणी बिहार में, नॉट उत्तर बिहार में, दक्षिणी बिहार में। बनिया जो है 2.32% है आबादी के, लेकिन 1.96% ही इनके पास गवर्नमेंट जॉब में हिस्सेदारी है। और सुराजपुरी मुस्लिम भी हैं इसके पास से, भाट भी है और मालिक मुस्लिम भी हैं। बिहार में ईबीसी के लोगों की बात करें तो ईबीसी के लोगों की और भी ज़्यादा हालत ख़राब दिखेगा आपको आंकड़ों में अगर बात करें, क्योंकि ईबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन सरकारी गवर्नमेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर में है। 1% कुछ भी नहीं होता, आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। जैसे तेली जो है ये आबादी का 2.81% है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इनका बहुत कम है, 1.5% से भी कम ही है। मलाह जो है ये 0.41% है, बहुत ही पिछड़ी जाति होती है, बहुत ही पिछड़ी जाति होती है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। और फिर कानू है 1.19%, फिर धानुक है 1.19%, नोनिया आपको दिखेगा 0.57% ही है। चंद्रवंशी है तो ये इसका ये सारे 1%, 1.5% के आसपास से ही, थोड़ा सा कम ही है। नाई है, इसके पास भी देखिए 1.38% के आसपास में सरकारी नौकरी है। फिर बढ़ई है, बढ़ई के पास भी 1.07% ही। हलवाई है, इसके पास 1.02% है, 20
0% है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो ये जातियाँ हैं इनके पास क्या है, इनके पास नौकरी नहीं है। भले इनका प्रभुत्व में आपको संख्या ज़्यादा दिखेगा, लेकिन संख्या ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रभुत्व नहीं स्थापित होता है। संख्या ज़्यादा होने से उनका बलसल नहीं स्थापित होता है। बलसल किससे स्थापित होता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं हो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब तक इनकी अच्छी नहीं होगी तब तक इनको क्या करना पड़ेगा, हमें मदद देना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कल भी मैंने आरक्षण के विपरीत में भी कुछ पॉइंट बताए थे आपको, आज आरक्षण के सपोर्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। कल मैंने एक बहुत ही कठिन सवाल दिया था, कठिन सवाल जब दिया है तो मैं उसका निवारण भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। जब उसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट बताऊंगा तो तार्किक ढंग से बेहतरीन पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा, उसका मैं बताऊंगा जरूर। अभी तो मुझे घर निकलना है, आज ही अपना फ्लाइट है 1:30 बजे का दिल्ली से, इसलिए छोटा सा ही वीडियो बनाया है मैंने आज। अभी रुकिए थोड़ा सा और समझा देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। जो कल मैंने बताया था कि आरक्षण के पक्ष में पॉइंट बताए थे कि भाई विपक्ष में बताए थे कि इससे जो है समाज में अक्षमता बढ़ेगी, विद्वेष बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, बहुत सारे पॉइंट बताए थे। अगर पक्ष में आपको लिखना पड़ेगा तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि भले ही आबादी में जो जनरल कास्ट है वो 15% है, लेकिन सरकारी जॉब में रिप्रेजेंटेशन इनका ज़्यादा है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि सामाजिक व आर्थिक जो पहलू होता है ये कहीं ना कहीं इनका मजबूत है, कि इनका तो जो 15% लोग हैं उनका। यानी कि जब हम आरक्षण के सपोर्ट में बात करेंगे कि 65% आरक्षण क्यों देना चाहिए, तो उसमें हम इसका बात कर सकते हैं। तीसरा जब आपको बात करना पड़ेगा वो क्या बताना पड़ेगा कि जो आरक्षण लागू किया गया था वो आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक पहलू था। सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित लोग थे और इसी के कारण से आरक्षण की पॉलिसी को लाया गया था कि समाज में जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इससे क्या होगा, इससे समाज में कहीं ना कहीं समरसता बढ़ती है। जब इकोनॉमिक रूप से कोई आदमी मजबूत होता है तो उसका सामाजिक व आर्थिक ढांचा भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब जो होगा, गवर्नमेंट जॉब जो है, जो भारत सरकार या बिहार सरकार शैक्षणिक रूप से या किसी भी रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करे आरक्षण के द्वारा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक व आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार करेगा। ये आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा, मैं बार बार एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि संख्या ज़्यादा होने से नहीं होता है सब कुछ। किससे होता है, तो सामाजिक व आर्थिक उनका प्रभुत्व कैसा है इससे होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो दोनों पक्ष में कल भी मैंने आपको तर्कपूर्वक पॉइंट समझाए थे। कुछ लोग फिर भी नाराज़ हो जाते तो उनकी नाराज़गी का कुछ नहीं कर सकता मैं। आप होइए घर में मुंह फुला कर बैठिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर भी कल भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, आज ही कुछ पॉइंट बताए हैं। इन सबको समग्र रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डेटा मैं देता हूँ, आंकड़े, इनको याद नहीं करना है, इनको एनालाइज करना है। किस कास्ट के लोग किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व को हासिल करते हैं सरकारी नौकरी के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा। अगर और गहराई में जाकर आप आंकड़ों निकालेंगे तो जो ऊपर के कास्ट हैं उस चीज़ को सुनिए। मैं भी ऊपर के ही कास्ट से आता हूँ, कास्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पता चले नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बताता हूँ कि ऊंचे पोस्ट पर जब आप जाएंगे, अगर बिहार में ऊंचे पोस्ट की जब मैं बात करता हूं, तो अगर ऊंचे गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो वहां पर भी इन कास्टों का जो आपको प्रभुत्व दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब रिजर्वेशन को आपको सपोर्ट करने के पॉइंट लिखने हो तो इस प्रकार से लिखिएगा। एग्जाम के पर्पज़ से मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से मेरे पॉइंट्स को लेते हैं। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर से कल से भी आपको न्यूज़ पेपर डिस्कशन मिलेगा ही, उस वीडियो में कोई व्यवधान नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।